बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नावल इश्क़-ए-ज़ार किस्त नंबर 13। अरहम को कमरे से निकालने के बाद ज़ारून ने अपने सारे कपड़े तह करके अलमारी में सेट किए और बाकी चीज़ें अपने अपने ठिकाने पर रखने के बाद बेड शीट तब्दील करके फ़्रेश होने चला गया। कुछ देर में वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो नसरीन ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। साहब जी, बेगम साहिबा आपको नाश्ते के लिए नीचे बुला रही हैं। दस्तक देने के साथ ही उसने आवाज़ लगाई, आ रहा हूँ। बुर्श से अपने बाल सेट करते ज़ारून ने अंदर से ही जवाब दिया, जिसे सुनते ही वो नीचे चली गई। अस्सलाम वालेकुम। किचन में दाखिल होते उसने सामने बैठे अरहम को एक घुर्री से नवाजते अपना रुख आबदा बेगम की जानिब किया, जो बिरयानी को दाम देने में मसरूफ़ थी। कैसी हैं आप? इनके कंधों पर थोड़ी अटकाते ज़ारून ने लाड से पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और सफ़र कैसा रहा? अपना काम मुकम्मल करते ही उन्होंने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। जी ठीक हूँ, सफ़र भी अच्छा रहा। और ये नमूना अभी तक यहीं पे है? कुर्सी पीछे करके बैठते ज़ारून ने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की, जो अपनी नाराज़गी के इज़हार के लिए बज़ाहिर खुद को मसरूफ़ ज़हर करने के लिए मोबाइल में गेम खेल रहा था। ज़ारून, बदतमीज़ी ना करो। नमूना का लफ्ज़ सुनते ही आबदा बेगम ने उसे आंखें दिखाईं। वैसे क्या तुम्हें अपने घर में खाने को कुछ नहीं मिलता, जो मेरे घर आते ही मेरी अम्मी से फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर देते हो? थोड़ा आगे होकर उसकी जानब झुकते ज़ारून को उसका खामोश बैठना कुछ हज़म नहीं हुआ। सब मिलता है पर तुम्हारी तरह माँ के हाथ का नहीं। मोबाइल से नज़रें हटाते अरहम ने आबदा बेगम को जज्बाती करने के लिए अपनी आवाज़ को हत्तुल इम्कान ऊंचा रखा, तो उसकी चाल समझते ही ज़ारून ने जल्दी से पीछे होकर बैठा। ज़ारून, क्यों तंग कर रहे हो तुम अरहम को? और बनाकर मैं देती हूँ, तुम नहीं जो इतना उछल रहे हो। अरहम की आंखों में उदासी देखकर आबदा बेगम ने ज़ारून की क्लास ली, जो बस माथे पर बाल डालते पेचुताब खाकर रह गया। आंटी देखें, ज़ारून मुझे कैसे घूर रहा है। सुबह भी इसने धक्के मारकर मुझे अपने कमरे से निकाला था और मेरी इतनी बेइज्जती की, फिर भी मैं आपके सिर्फ एक बार कहने से रुक गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इसकी बदतमीज़ों की वजह से अपनी प्यारी आंटी का दिल तोड़ता। अरहम ने आबदा बेगम को अपनी साइड पर देखकर ज़ारून को मज़ीद तपाया। ज़ारून, शर्म करो, कोई घर आए मेहमान के साथ ऐसा करता है क्या? क्यों निकाला तुमने अरहम को अपने कमरे से? उसके कान पकड़ते आबदा बेगम ने उसकी खबर ली, जो अरहम की चालाकी पर हक्का बक्का सा बैठा था। अम्मी, आप भी किसकी बातों में आ रही है? ये सारे ड्रामे हैं इसके, और तुम मेरी माँ पर हक जमाने की कोशिश मत करो। अपना कान छुड़वाते ज़ारून ने उसे तंबी की, जो चेहरा नीचे किए मुस्कुरा रहा था। ज़ारून, सॉरी बोलो भाई से। और ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती? आबदा बेगम ने एक बार फिर से उसे डांटते फ्रिज से दही निकाला। किस बात की सॉरी बोलो? मैं नहीं बोलूँगा। आबदा बेगम के रवैये पर अफसरदा होते ज़ारून ने अरहम को खा जाने वाली नज़रों से देखा। इसी की बात की जो तुमने सुबह सुबह मेरे साथ किया। पहले तो मुझे जली कटी बातें सुनाई और फिर एक जालिम सास की तरह धक्के देकर अपने कमरे से निकाल दिया, और मैं बेचारा मजलूम बाहर खड़ा फरियाद करता रहा, पर तुमने एक नहीं सुनी। और हमने शिकवा करते आबदा बेगम को मजीद गुस्सा दिलाया, जो अब उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ने अपना काम करने में मसरूफ़ हो गई थी। बस करो, तुम और मजलूम दो अलग अलग बातें हैं, और हाँ, तुम्हारे जैसे मजलूम इस दुनिया में 2-4 और आ गए तो मेरे जैसे मासूम तो वैसे ही अपनी अम्मी की मार खाने के लिए रह जाएंगे। खफकी से कहते ज़ारून ने उठकर फ्रिज से जूस की बोतल निकाली और वापस अपने चेयर पर आ बैठा। वैसे आंटी, आप कैसी सास बनेगी? अपना रुख आबदा बेगम की जानिब करते उसने कुछ सोचते हुए सवाल किया। मतलब कैसी सास बनूंगी? मैं तो पहले से ही सास बन चुकी हूँ, वो भी 2-2 बहू की। अरहम के सवाल पर मुस्कुराते हुए उन्होंने याद दहानी करवाई। नहीं, मेरा मतलब था कि ज़ारून की बीवी के लिए आप कैसी सास बनेगी? बकौल जुनेद और मुजम्मिल भाई के ज़ारून की तरह वो भी आपकी चमची होगी ना। अरहम ने तफसील से अपनी बात उन्हें समझाई, तो ज़ारून ने बमुश्किल जूस गले से नीचे उतारा। मैं तुम्हें चमचा लगता हूँ? चमचा मतलब लाडला होता है, इसलिए मुझसे ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं बस अपनी मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ कि तुम्हारा मुस्तकबिल आगे जाकर कैसा होगा। लापरवाही से वजाह देते अरहम ने कंधे उचकाए। अच्छा बस करो, अब तुम दोनों लड़ना। और ज़ारून, तुम उठो और चौकीदार से बोल के आओ कि दूध वाले से आज 2 किलो दूध ज़्यादा ले ले। आबदा बेगम ने बर्तन उसके हाथ में थमाते हुए हुक्म दिया। बस ये एक काम रह गया था, वो भी करवा लें। मुंह में बोड़ बुनाते वो बाहर की जानिब बढ़ा तो अरहम अपने मोबाइल की जानिब मुतवज्जा हुआ। अरहम, तुम्हारी मंगनी की डेट फाइनल हो गई है या नहीं? बर्तन निकाल कर टेबल पर रखते आबदा बेगम ने उससे सवाल किया। पता नहीं आंटी, अभी तो अम्मी अबू कल जाएंगे राबिया के घर, फिर ही कुछ फाइनल होगा। राबिया के गुड मरने का मैसेज सेंड करते उसने जवाब दिया, अच्छा चलो, अल्लाह बेहतर करेगा। ट्रे में चावल निकलते उन्होंने नसरीन को आवाज़ लगाई, जो कब से बाहर माली को लान की सफाई अच्छे से करने का कहने के लिए गई थी। लाएं आंटी, मैं रख देता हूँ। उनके हाथ से ट्रे लेते अरहम ने मदद की पेशकश की। नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं कर लूँगी।
बेटा भी कहती हैं और मदद भी करने नहीं दे रही। गिलास टेबल पर रखते आराम ने शिकवा किया तो अब्दा बेगम ने उसके सर पर हाथ फिरते ज़ारून को आवाज़ लगाई। जी अम्मी बस आ गया। किचन में दाखिल होकर उसने दूध स्लेब पर रखा। अच्छा बैठो तुम लोग खाना खाओ, मैं ज़रा नसरीन को देख कर आती हूँ। उसके आते ही अब्दा बेगम ने कहा और बहर की जनाब बढ़ी। आ जाओ यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है। लंबा सांस लेते आराम ने बिरयानी की खुशबू अपने अंदर उतारते ज़ारून को जल्दी करने का कहा जो हाथ धो रहा था। हाँ बस आ गया हूँ, चलो हो जाओ शुरू, बल्कि टूट पड़ो खाने पे। ज़ारून ने कुर्सी पर बैठते ही उसे शर्मिंदा किया। हाँ मैंने पहली बार खाना देखा है जो ना टूट पड़ूं। और हाथ धोती है, पता नहीं सुबह से किस मनहूस सांस की रूह तुम्हारे अंदर आई है जो मेरी बेइज्जती ही किए जा रहे हो। खफकी से कहते आराम ने मुंह फुलाया। खैर है तुम्हें कौन सा महसूस होनी है, इसलिए टाइम ज़ाया किए बिना ही शुरू हो जाओ। हंसी दबाते ज़ारून ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ तो मैंने महसूस करनी ही नहीं, क्योंकि बेइज्जती जितनी महसूस करें उतनी ही लगती है। उसका हाथ झटकते आराम ने दांतों की नुमाइश की और एक प्लेट में चावल निकाल कर वो ज़ारून के सामने करते खुद डिश में ही शुरू हो गया। उफ तुम नहीं सुधर सकते। उसे बेशर्मों की तरह खाता देखकर ज़ारून ने आह भरी। मैं सुधरना चाहती भी नहीं, इसलिए तुम इस बात के लिए अपने छोटे से दिमाग पर जोर देने की बजाय खाने पर जोर दो। एक सेकंड के लिए हाथ रोकर आराम ने उसे जवाब दिया और खाने का इशारा करते फिर से अपनी डिश की जानिब मुतवज्जा हुआ। आप एक कल भी छुट्टी है आपकी? रजा ने बेजारी से फर्श पर झाड़ू लगाते हुए सवाल किया। कल है तो छुट्टी, पर मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी है, इसलिए जाना पड़ेगा। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? उसकी बात का जवाब देते नूर ने फर्श पर पानी गिराते सवाल किया। वैसे ही पूछा है ताकि मुझे पता चल सके कि कल मेरे मुस्तकबिल में क्या बनना लिखा है। हाथ रोके रजा ने पुरसोच अंदाज में कहते तजस्सुस बरकरार रखा। क्या मतलब क्या बनना लिखा है? नूर ने रजा की बात पर नासमझी से उसे देखते हुए पूछा, जो अब दिलो जान से झाड़ू को बैठ बनाए फर्श पर मौजूद पानी के शार्ट लगाने में मसरूफ था। देखिए आज सुबह ही मैं एक काम वाली मासी बना हुआ हूँ, इसलिए सोच रहा था कल भी अगर आपकी छुट्टी हुई तो आप मुझे क्या बनाएंगे। कमर पर हाथ रखते अब वो सीधा खड़ा होकर सोचने लगा तो नूर ने मजीद पानी गिराते उसे झाड़ू फेरने का इशारा किया। कल तुम्हारे मुकद्दर में सुबह के टाइम माली और 11 बजे करीब मेरे ड्राइवर के फ्रेश सर अंजाम देना लिखा है, इसलिए अब अपने नाजुक दिमाग पर बोझ देने की बजाय काम पर ध्यान दो। नूर ने पानी का डब्बा भरकर उसके सर पर डाला जो अभी तक झाड़ू पकड़कर सोचने की एक्टिंग कर रहा था। आह नूर आप ही पानी क्यों डाला, अल्लाह कितना ठंडा है। रजा ने झुरझुरी लेते उसे देखा जो अब अपनी कमर पर हाथ रख खड़ी उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। अल्लाह कहाँ फंसा दिया मुझे। अच्छा भला मैंने आंटी राहिला के घर पैदा हो जाना था, पर नहीं, मामा ने दुआएं मांग मांग कर मुझे इस चुड़ैल के पल्ले पड़वा दिया। रजा ने उसकी मुस्कुराहट पर कुड़ते हुए खुद कलामी की। तुम्हें कैसे पता कि तुमने आंटी राहिला के घर पैदा होना था? नूर ने रजा की बात सुनते ही संजीदगी से पूरी आंखें खोले हैरा से पूछा। आप पे क्या सांप के कान हैं आपके, जो मेरी खुद से की गई बात भी आपको सुनाई दे रही है? रजा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारी खुद कलामी किसी ऐलान से कम नहीं थी जो मुझे सुनने के लिए सांप के कानों की जरूरत पड़ती। फिर से डब्बा भरते नूर ने उसकी तरफ उछाला जो बर वक्त रजा के पीछे होने पर उसकी बजाय सामने मौजूद दीवार को गिल्ला कर गया। अच्छा आप बस करें, गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे लगा कि शायद आपके पास लोगों के दिमागों में चलने वाली बातें जानने की ताकत है, जो आपने इतनी आसानी से मेरी बात सुन ली, पर समझ आपको फिर भी नहीं आई। बेफिक्र है, मैं आपको तफसील से समझता हूँ। झाड़ू हाथ में ही पकड़े रजा ने संजीदगी से कहते सबसे पहले उसके हाथ से डब्बा पकड़ा ताकि वो फिर से उसे पानी से भरकर उसके ऊपर न डाले। अच्छा तो आप पूछ रही थी कि मुझे कैसे पता चला कि मैंने आंटी रहीला के घर पैदा होना था? झाड़ू बाजू में दबाए रजा ने किसी उस्ताद की तरह नूर का सवाल दोहराया जो अब पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा थी। हाँ यही पूछ रही थी। दुपट्टा खोलकर उड़ते हुए नूर ने नल बंद किया और अपने झूले पर जाकर बैठ गई तो रजा भी इस पहले पर सोच विचार करते उसके करीब आया। देखिए अपनी आंटी रहीला की बेटियां कितनी खूबसूरत, समझदार और खुश मिजाज हैं और उनके हाथ के बने खाने हाय हाय इतना जायका है कि ना पूछें। रजा ने बाकायदा मुंह में पानी लाते उनकी तारीफ की। हाँ वो तो है, पर इन सब बातों का तुम्हारे उनके घर पैदा होने से क्या ताल्लुक है? उसकी बात की तायीद करते नूर ने ना समझी से पूछा। ताल्लुक है ना, बहुत गहरा ताल्लुक है। झाड़ू नीचे जमीन पर रखते उसने पीछे जाते नूर को झूला देते तजस्सुस कायम रखा। अच्छा वो कैसे? सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते नूर ने जानना चाहा तो रजा झूला रोकते उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो ऐसे कि मुझे जरा गौर से देखे, मैं भी उनकी ही तरह लायक, खूबसूरत, समझदार, नरम दिल इंसान हूँ। जैसा कि आप जैसे जालिम, खड़ूस, हर वक्त हुक चलाने वाले डैन के साथ कोई तल्लुक नहीं बनता था। पर अफसोस मामा की दुआएं रंग ले आईं और फरिश्ते मुझे साथ वाले घर के बजाय यहाँ उतार दिया।
रजा ने अफसरदा सा मुंह बनाते अपनी बात मुकम्मल की और नूर के सुर्ख होते चेहरे को देखते ही गीले कपड़ों की परवाह किए बगैर बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। रुक जाओ रजा, मैं तुम्हें डैन लगती हूँ। जमीन पर पड़ा झाड़ू उठाते वो उसके पीछे भागी तो रजा ने एकदम से ब्रेक लगाई। आपी नूर को रोकने का इशारा करते रजा ने अपने सीने पर हाथ रखते अपनी सांस हमवार करने की कोशिश की। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? नूर को लगा कि उसकी तबीयत खराब है। जब ही जल्दी से झाड़ू फेंकी उसकी जानिब बढ़ी। मैं ठीक हूँ, बस ये बताना था कि आप डैन नहीं है। वैसे ही तेज तेज सांस लेते उसने अपनी बात को जारी रखा। तो आप चुड़ैल हैं, वो भी खून पीने वाली जालिम चुड़ैल जिसे अल्लाह ने कोई काफ में उतारने की बजाय हमारे घर उतार दिया। उसकी फिक्रमंदी का फ़ायदा उठाते उसने जल्दी से अपनी बात पूरी की। और जब तक नूर को समझ आती और वो कोई रद्द अमल जहर करती, रजा 2 छलांगे मारता हुआ गेट से बाहर निकल चुका था। तुम जरा वापस घर आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं खून पीने वाली चुड़ैल हूँ या जूते पड़वाने वाले। दांत पीसते नूर ने गुस्से और दुख से आंखों में आने वाली नमी को साफ किया और पांव पटकते लाउंज में आई ताकि नैला बेगम को फोन करके वापस आने का पूछ सके, जो सुबह से अपनी बहन के घर गई हुई थी। आप किताबें इशू करवा लें, मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। रजा ने यूने के सामने बैग रोकते बताया तो नूर ने कोई जवाब देने या उसकी तरफ देखने की बजाय अपना बैग कंधे पर डाला। अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, कुछ काम है, चला जाऊँ क्या? उसकी चुप पर रजा ने बेजारी से सवाल किया। चले जाओ, मुख्तर सा जवाब देती उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और गेट से अंदर दाखिल हुई। अल्लाह जी, ये क्या मसला है मेरे साथ? लोगों की गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए तो उन्हें इतना दुख नहीं होता जितना मुझे अपनी बहन के नाराज होने पर हो रहा है। बाइक को किक मारती उसने नूर को नजरों से उजल होने तक देखा। वापसी पर मना लूंगा, वैसे भी इनको मनाना कौन सा मुश्किल है। एक आइसक्रीम लेकर दूंगा तो 2 मिनट में मान जाएंगी। दिल में इरादा करते उसने बाइक आगे बढ़ा दी। नूर जो कल की बात पर उससे अभी तक नाराज थी, रजा ने काफी बार उसे मनाने की कोशिश की पर वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ना हुई। चला जाऊं दोस्त की तरफ, बड़ा आया मुझसे इजाजत लेने वाला। रजा की नकल उतरते वो अपने डिपार्टमेंट दाखिल हुई और मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगी। अब ये राबिया कहाँ है? एक नज़र क्लास में देखते नूर ने खुद कलामी की और उसे मैसेज करने की घर से अपना मोबाइल निकला, जहाँ पहले से राबिया के यूनिवर्सिटी ना आने का मैसेज मौजूद था। उसे भी आज ही छुट्टी करनी थी। मोबाइल बैग में रखते उसको राबिया के साथ साथ अपने आप पे भी गुस्सा आया। मैं घर ही मोबाइल देख लेती तो क्या हो जाना था। अब रजा को भी 1 घंटे का वक्त दे दिया है। बेजारी से सोचते वो लाइब्रेरी की जानिब बढ़ी ताकि किताबें इशू करवा सके। आज का दिन ही खराब है, पहले रजा से बात नहीं की और अब राबिया भी नहीं है। नूर ने चलते हुए खुद कलामी की और अपने ही दौर में चलते सामने से आते शख्स से टकराई जो शायद उससे भी ज्यादा जल्दी में था। हाय अल्लाह, मेरा पाँव! उसे पीछे की जानिब धक्का देते नूर ने दबी सी चीख मारी जो बेध्यानी में पूरा वजन उसके पाँव पे डालकर खड़ा था। अंधे हो क्या? अल्लाह, मेरा पाँव तोड़ दिया। जमीन पर बैठती उसने जूते से अपना पाँव निकाल कर देखा जो सुर्ख हो चुका था। इंसान देख के चल लेता है पर लगता है आप तो आंखें घर रख के आते हैं। और लोहा फिट करवाया है क्या? अपने जूतों में मुकाबिल की जानिब देखे बगैर ही नूर ने सदमे से अपने पाँव को देखा। मैं तो सिर्फ अपनी आंखें ही घर रख कर आता हूँ, पर शायद मिस नूर आप अपना दिमाग भी घर रख कर आती हैं। जो अपने आप से बातें करते ये ध्यान ही नहीं रखती कि सामने से कोई और भी आ रहा है। हारून जो लाइब्रेरी से किताब इशू करवाते जल्दी में वहाँ से निकल रहा था, बेध्यानी में उसे गिरने से बचाते उसके पाँव पे चढ़ गया। मैं कैसे भूल गई कि मुझे आपके अलावा कोई तकलीफ नहीं दे सकता। उसकी आवाज़ पर सर उठाकर देखते नूर ने खफगी से कहा, हाँ मेरी तो 10 साल पुरानी दुश्मनी है तुमसे जो मैं तुम्हें जानबूझ के तकलीफ दूंगा। और हाँ, इंसान का अपना दिमाग काम ना करता हो तो दूसरों को इल्ज़ाम नहीं देते। मैं इल्ज़ाम नहीं दे रही बल्कि आपने जानबूझकर मेरे पाँव पे पाँव रखा है। उसकी बात काटते नूर ने गुस्से से कहा, मैंने जानबूझकर नहीं रखा है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझ पे इस किस्म का घटिया इल्ज़ाम ना लगाओ। उंगली उठाकर तंबीह करते वो आगे बढ़ा, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, आपने मुझसे बदला लिया ट्रिप वाले दिन का और अल्लाह ने जो इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है ना वो देखने के लिए दी हैं, पर ना तो आपको नजर आता है और ना ही महसूस। दर्द की शिद्दत से आने वाले अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश में उसकी आवाज़ भारी हुई तो ज़ारू ने पलटकर उसकी जानब देखा जो अब सर झुकाए बैठी थी। मैंने कहा ना मैंने कोई बदला नहीं लिया है, और हाँ तुम भी तो देख के चल सकती हो ना, आंखें तो तुम्हारी भी इतनी बड़ी बड़ी हैं पर खुद हवा के घोड़े पर सवार थी और अब सारी बात मुझ पर डालते तब से मुझे बातें सुनाई जा रही हो। अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। उसकी बात सुनते ही ज़ारू ने हिसाब बराबर किया और उसके करीब ही ज़मीन पर बैठ गया। अच्छा अब रोना बंद करो, दिखाओ मुझे क्या हुआ है, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? एक लंबा सा सांस लेते ज़ारू ने अपने गुस्से को कम करते उससे सवाल किया जो अब उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर रोने में मसरूफ़ थी। जाएं आप, कुछ नहीं हुआ मुझे।
और हाँ, अगर मैं मर भी रही तो ना तब भी आप जैसे बदतमीज इंसान की मदद ना लो। ये तो फिर एक मामूली सी चोट है। पलकें उठाते उसने पानियों से भरी आंखों से उसकी जानिब देखा, जो उसकी नफरत की वजह समझने से कासिर था। अच्छा, जब मरोगे तब मदद ना लेना, पर अभी तो पाँव के आगे करो, मुझे देखने दो क्या हुआ है। उसके गुस्सा की परवाह किए बगैर ज़ारून ने नरमी से कहा, मैंने कहा ना जाएं आप। हाथ की पोछ से आंखें रगड़ते नूर ने अपनी नाराज़गी बरकरार रखी। नूर, अब तुम जिद ना करो और शराफत से पाँव आगे करो, वरना क्या मारेंगे मुझे? गुस्सा करेंगे तो कर ले, मैं डरती नहीं हूँ। उसकी धमकी पर डरे बगैर नूर ने बहादुरी का मुजाहरा किया। मरने और गुस्सा करने के लिए इंसान को किसी न किसी रिश्ते की ज़रूरत होती है, और आपके साथ तो मैं क़यामत कोई रिश्ता ना बनाऊँ। उसकी जिद से तंग आते ज़ारून ने खुद ही उसका पाँव अपने हाथ में पकड़ा। छोड़े मुझे, मैं कह रही हूँ ना। नूर, प्लीज़ खामोश हो जाओ। ज़ारून ने पास से गुजरते स्टूडेंट्स की वजह से उसे शोर करने से रोका, जो नूर को तो नहीं पर उसे अच्छे से जानते और पहचानते थे। नहीं होगी चुप, मैं छोड़े मेरा पाँव। उसका हाथ हटाते नूर ने गुस्से से ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, तो ज़ारून ने सब लोगों की नज़रें खुद पर मरकूज देकर शर्मिंदगी के मारे जोर से उसका पाँव छोड़ा, तो नूर ने दर्द से चीखते फिर से रोना शुरू कर दिया। नूर, प्लीज़ बस करो, उठो यहाँ से। अपनी गलती का एहसास होते ही ज़ारून ने जानने की बजाय उसे चुप करवाने की कोशिश की, तो बहुत से लोगों की आंखें उसे एक लड़की के पास बैठे उसे खामोश करवाता देखकर फटी की फटी रह गई, क्योंकि इन 4 सालों में पहली बार वो यूं किसी लड़की के पास बैठा यूं उसकी फिक्र कर रहा था। मैं नहीं उठूंगी, और क्या कर लेंगे आप? ज़बरदस्ती उठाकर ले जाएंगे क्या? उसकी हरकत पर गुस्सा होते नूर ने अपनी जिद बरकरार रखी। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर सीधे ले जाकर नहर में फेंक दूंगा, जहाँ से दोबारा तुम कभी ना मिलो। अब की बार उसने उसकी नाक चढ़ी लड़की को घूर कर देखते धमकी दी और उसका बैग और नोट्स उठाने लगा जो वो अपने इर्द गिर्द फैलाए बैठी थी। मैं खुद जा सकती हूँ। उसकी धमकी सुनते ही नूर ने दीवार का सहारा लेकर खड़े होते पास से गुजरते 2 लड़कों को घूरा जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। दे मेरा बैग, चपने वाले अंदाज में उसके हाथ से बैग लेते वो दीवार के सहारा ही 2 कदम आगे बढ़ी और फिर से बैठ गई, क्योंकि दर्द की वजह से उसके पाँव पे वजन नहीं आ रहा था। जब चला नहीं जा रहा तो इतनी बादर क्यों बांध रही हो? 1-2 बार उसे ऐसे 2 कदम चल के बैठता देखकर ज़ारून ने करीब आते कहा और फिर से उसका पाँव अपने हाथ में पकड़ते जायजा ले लेने लगा। जो अब सोच चुका था ये तो सूझ गया है। उसकी जानिब देखते ज़ारून ने फिक्रमंदी का इजहार किया, तो क्या ना सूझता? तौबा, पता नहीं किस बात का बदला लिया आपने मुझसे। आंसू साफ करते जो दर्द की वजह से बार बार रुखसारों पर बह रहे थे। नूर ने उसे शर्मिंदा करना लाजमी समझा। उफ, कितनी ज़बान चलती है आपकी, प्लीज़ अब चुप कर जाएं और चले वहाँ बेंच पर बैठे। पाँव छोड़कर ज़ारून ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे कुछ सेकंड सोचने के बाद नूर ने थाम लिया। सहारा देते वो उसे कुछ ही फासले पर मौजूद बेंच तक लाया। डॉक्टर के पास ले चलूं? उसके चेहरे पर दर्द के आसार देखकर ज़ारून ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, आप जाएं, मैं अपने भाई को कॉल कर देती हूँ, वो पास ही अपने दोस्त की तरफ गया है। अपने बैग से मोबाइल निकालते नूर ने नरमी से कहा, तो ज़ारून को यकीन हो गया कि उसे ज़्यादा चोट आई है, वरना इतने आराम से तो वो कभी भी उससे बात नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम रज़ा, मुझे अभी यूनी ले जाओ, मेरे पाँव पे चोट लगी है, मुझसे चला नहीं जा रहा। नंबर डायल करते उसने नम आवाज़ में कहा, जल्दी आ जाना। दूसरी जानिब जवाब सुनते ही उसने ताकीद और फ़ोन बंद किया। और मैं गेट तक छोड़ देता हूँ। उसके कॉल बंद करते ही ज़ारून ने हमदर्दी से पेशकश की। नहीं, मैं चली जाऊँगी, आपने जितनी मदद की है उसके लिए आपका शुक्रिया। उसकी जानिब देखे बगैर ही नूर ने मोबाइल बैग में रखा और मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा। जहाँ अपनी एक क्लास फेलो को देखते ही उसने आवाज़ लगाई और ज़ारून को वहीं खड़ा छोड़कर उसके सहारे चलते गेट की जानिब बढ़ी। अब भी क्या हुआ, कैसे लगी है ये चोट? रज़ा जो अगले 5 मिनट में यूनिवर्सिटी के गेट के सामने था, उसने नूर को लंगड़ा के चलता देखकर जल्दी से बाइक से उतरकर उसका हाथ थामा। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी ही लगी है। नूर ने उसे परेशान देखकर तसल्ली दी। ये थोड़ी सी है? आपका सारा पाँव सूजा हुआ है और अब कह रही है बस थोड़ी सी है। रज़ा ने उसके पाँव की तरफ इशारा करते उसकी बात की तरदीद की। अच्छा, अब ज़्यादा बातें ना करो, घर चलो, मुझे दर्द हो रहा है। नूर ने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और उसका हाथ छोड़ा तो रज़ा ने असबात में सार हिलाते बाइक पर बैठते उसे स्टार्ट करते नूर की बैठने में मदद की। हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे फिर घर। उसके ठीक से बैठते ही रज़ा ने बाइक आगे बढ़ाई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास, वो मेरी आइसक्रीम, चॉकलेट, गोलगप्पे सब बंद कर देगा। नूर ने उसके कंधे पर हाथ रखते डॉक्टर का नाम सुनते ही रोना धोना बोलते जवाब दिया। आपकी चोट आपको पाँव पे आई है ना कि गले में? जो डॉक्टर आपका खाना पीना बंद कर दे। रज़ा ने बाइक की स्पीड आहिस्ता करते याद दहानी करवाए। तुम्हें नहीं पता रज़ा, ये डॉक्टर बहुत चालाक होते हैं, चोट कहीं भी आए पर वो पेट या गले से कनेक्शन बनाते खाना पीना बंद कर देते हैं। नूर ने मुंह बनाते हुए खुद को सही साबित करने के लिए तुमहीद बांधी।
अच्छा वो कैसे आपी? रजा ने उसे बातों में लगाते तजस्सुस से सवाल किया ताकि वो कुछ देर के लिए अपने दर्द के बारे में भूलकर उसे अपनी नायाब तहकीक से आगाह कर सके। देखो अब मेरे पाँव पे चोट आई है ना, पर डॉक्टर ने इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मेरे गले से जोड़ देना है। वो कैसे? रजा ने बहन की सेंस पर हंसी दबाते तजस्सुस से पूछा। वो ऐसे कि पहले तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि मिस नूर आपके पाँव की वेन सीधी आपके दिमाग के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए चोट की वजह से आपके दिमाग पर भी थोड़ा सा असर हुआ है, जिसने बार वक्त आपको चीखने से नहीं रोका। और जब आप चोट के सदमे से ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी तो आपके गले की वेन्स को शदीद नुकसान पहुंचा है, इसलिए आपकी आइसक्रीम गोलगप्पे बंद हैं। अब बस आप अपने दिल और दिमाग के टेस्ट करवा के मुझे चेक करवाएं, क्योंकि मुझे आपका केस बहुत सीरियस लग रहा है। नूर ने एक ही सांस में डॉक्टर की नकल उतारते हुए अपने पाँव की चोट का गले के साथ ऐसा कनेक्शन किया कि रजा इसे दाद दिए बगैर ना रह सका। वो अपी आप तो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। रजा ने अपनी हंसी को रोकते हुए उसकी तारीफ की। हाँ वो तो मैं शुरू से ही हूँ, पर तुम्हें ही कदर नहीं है। फखर से गर्दन अकड़ाते नूर ने उसके कंधे पे एक चपत रसीद की। अपी मुझे आपकी बहुत कदर है, तब भी तो आपकी इतनी लंबी तकरीर के बाद आपको डॉक्टर के पास ले आया हूँ ताकि इन बेचारों को भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिल सके। बाइक एक क्लिनिक के बाहर रुकते रजा ने उसके इनकार करने के बावजूद भी उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि वो जानता था कि नूर इंजेक्शन से बचने के लिए ये सारे ड्रामे कर रही थी। ऐसे मुंह बनाए क्यों बैठे हो? कहीं तुम्हें ये तो दुख नहीं हो रहा कि मेरी मंगनी हो रही है और तुम्हें अभी तक किसी लड़के ने घास तक नहीं डाली? आराम ने ज़ारून को खामोश बैठा देखकर सवाल किया। नहीं यार कुछ नहीं हुआ, मुख्तसर जवाब देते उसने बात को टालने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ तो यूं ही मजनू जैसी शक्ल बनाए मेरे सामने बैठे हो? आराम ने मशकूक अंदाज में उसे देखते आंखें सुकेड़ी। कहा ना कुछ नहीं हुआ, तो बस इसी बात को छोड़ो और कुछ ऑर्डर करो, मुझे भूख लगी है। ज़ारून ने आपकी बार उतार से कहते मेन्यू कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। हम ठीक है, जब दिल हो बता देना और ऑर्डर तुम करो, क्योंकि ट्रीट मेरी तरफ से है। तुम तो अपनी मर्जी से जो मंगवाना चाहो मंगवा लो। कार्ड उसकी जानब खिसकाते और हमने अपने से कुछ फंसे पर मौजूद लड़कों के ग्रुप को देखा। ट्रीट तुम्हारी तरफ से है तो खुद ऑर्डर दो, या मैं कोई महंगी चीज़ ऑर्डर कर दूं और तुम्हारे पास पैसे ना हो तो सारा बिल मुझे भरना पड़ेगा। ज़ारून उसकी हर चालाकी से वाकिफ था, तब भी उसने मेन्यू कार्ड उसकी जानिब बढ़ाया। ट्रीट मेरी तरफ से है पर पैसे तुम ही दोगे और तुम ज़्यादा इसरार कर रहे हो तो मैं ऑर्डर दे देता हूँ। आराम ने मेन्यू कार्ड खोलते उसे मजीद तपाया, जो पहले ही नूर की वजह से परेशान था। ओ हेलो मिस्टर आराम, मंगनी आपकी हो रही है मेरी नहीं, जो मैं इतने महंगे रेस्टोरेंट का बिल भरता फिरूं। ज़ारून ने उसकी बात सुनते ही मेन्यू कार्ड उसके हाथ से झपटा। क्यों यार, तुम्हें मेरी मंगनी की कोई खुशी नहीं है क्या? आंखें फैलाते आराम ने बेयकीनी सी कैफियत में सवाल किया। खुशी है पर इतनी भी नहीं कि अपने एक महीने का जेब खर्च मैं तुम्हारे एक वक्त के खाने पर लुटा दूं, और खुशी के इज़हार मैं इससे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तेवरी चढ़ाते ज़ारून ने वेटर को इशारा करते अपने पास बुलाया। वो कैसे? तुम्हें 4 जूते लगाकर, वो भी फ्री में। लफ्ज़ों का चबाते ज़ारून ने खुद ही वेटर को ऑर्डर लिखवाया। बस करो यार, आप इतनी भी खुशी ना मनाओ, अभी तो मेरी शादी भी होनी है, उसके लिए भी कुछ बचा कर रखो। ज़ारून को आंख मारते आराम ने शरारत से कहा, जो बैं जने बैठे कुछ लड़कों की जानिब मुतवज्जा था। तुम नहीं सुधर सकते। वेटर को ऑर्डर लिखवाने के बाद उसका शुक्रिया अदा करते ज़ारून ने आराम की बात पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे क्या हुआ था आज जो इतने चुप थे? उसका मूड ठीक होता देखकर आराम ने फिर से अपना सवाल किया। उफ, मतलब तुम इस बात का पीछा नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है ना, जब तक मैं तुम्हारे दिल में मौजूद राजों से वाकिफ ना हो जाऊँ मुझे सुकून नहीं आता। नफी में सर लाते उसने बेचैनी से वजाहत दी। तुम्हारी बहन के पाँव पे चढ़ गया था मैं आज। पर बेध्यानी में लंबा सांस लेते ज़ारून ने बात का आगाज़ किया। मेरी बहन मतलब मासूम चुड़ैल, मेरा मतलब नूर के पाँव पे चढ़ गए? पर कैसे? उसकी बात सुनते ही आराम ने हैरत से पूछा। बताया तो है, बेध्यानी में मेरा पाँव उसके पाँव पर आ गया था। तो यार तुम्हें पाँव रखने के मेरी ही बहन का पाँव मिला था? हद है, वैसे लापरवाही की देख के चल लिया करो। उसका जवाब सुनते ही आराम ने उसे मशवरा दिया। मैं देख कर ही चलता हूँ, वो खुद ही हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती है, इसमें मेरा क्या कसूर? उसके मशवरे पर लानत बेचते ज़ारून ने उसको खास जाने वाली नज़रों से देखा। तो इस सारे मामले में तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ था? उसकी बात को नज़रअंदाज करते आराम ने एक अहम नुक्ता उठाया। इसलिए कि कसूर उसका अपना था, पर बातें मुझे सुनाई, वो भी तानों की शक्ल में। अफसरदगी से कहते ज़ारून ने सर उठाते साथ वाले टेबल की जानिब देखा, जहाँ वो लड़के फीमेल वेट्रेस से कोई बात कर रहे थे। तो जान, तुमने कौन से चने डाले होंगे मुंह में जो मेरी बहन ने बातें सुने और तुमने खामोशी से सुन ली? तुमने नूर की तरफदारी करते एक बार फिर से ज़ारून को आग लगाई। यार तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, जो मेरी साइड लेने की बजाय उस चुड़ैल की साइड ले रहे हो? आराम का नूर की साइड लेना ज़ारून को कुछ हजम नहीं हुआ, तब भी उसने खफगी से कहते मेन्यू कार्ड उसकी तरफ उछाला।
अच्छा गुस्सा ना करो, मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ। बस क्या है ना, मैं एक नरम दिल इंसान हूँ, किसी को तकलीफ में नहीं दे सकता। इसलिए नूर की साइड ली। पता नहीं मेरी मासूम सी बहन को कितनी चोट आई होगी। आराम ने अफसरदी से कहते सोचने की एक्टिंग की। ज्यादा ही आई थी, सारा पाँव सुर्ख हो गया था। मुझे तो समझ नहीं आती ये लड़कियां इतनी नाजुक क्यों होती हैं। एक जरा सा पाँव ही तो आया था और पाँव ऐसे सूज गए जैसे किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। जारून ने उसकी बात का बुरा बनाए बगैर अपनी बात कही। तुम कौन सा किसी ट्रक से कम हो, तकरीबन 70 किलो करीब तो होना है तुम्हारा वजन। और मेरी बहन बेचारी फूलों सी नाजुक है, तुम जैसे जल्लाद का वजन कैसे बर्दाश्त करती। जारून की बात का जवाब देते ही अरम ने प्लेट सीधी की और दफा हो, तुम्हें तो कोई बात बताना ही फजूल है। उसकी तरफ नाराजी से देखते जारून ने आवाज़ें ऊंची होने पर अपने से कुछ फासले पर बैठे लड़कों को देखा जो अब उस लड़की को तंग कर रहे थे, जो मेन्यू कार्ड हाथ में पकड़े सहमी सी खड़ी थी। क्या मसला है आप लोगों को, क्यों तंग कर रहे हैं आप उन्हें। उससे पहले कि वो लड़के मजीद कोई बदतमीजी करते, जारून ने कुर्सी पीछे करते उनमें से एक का हाथ पकड़ा जो उस लड़के को छूने के लिए आगे बढ़ा रहा था। मसला हमें नहीं बल्कि तुम्हें है जो हमारे काम में मदाखलत कर रहे हो। जारून का हाथ झटकते वो लड़का खड़ा हुआ तो उसके बाकी साथी भी खड़े हो गए। आप यहाँ से जाएं प्लीज़, जारून ने उसे कुछ कहने से पहले उस लड़की से कहा जो अब खौफ से कांप रही थी। क्यों, तुम इसके भाई हो क्या जो इतनी हमदर्दी जता रहे हो। उस लड़की का रास्ता रोकते उसके एक साथी ने जारून का गिरेबान पकड़ते सवाल किया। हाँ हूँ भाई, जो इन लोगों की तरह बेशरम नहीं जो कब से इस मासूम का तमाशा बनते देखकर सुकून से खड़े हैं। गुस्से से उसे पीछे की जानिब धक्का देते जारून ने रेस्टोरेंट में बाकी लोगों की जानिब इशारा किया। तो मतलब तुम हीरो बनना चाहते हो, पर शायद तुम ये नहीं जानते कि हम किसके बंदे हैं। अभी तक कुर्सी पर विराजमान बैठे शख्स की तरफ इशारा करते उस लड़के ने उसे डराने की कोशिश की। तुम जिसके भी कुत्ते हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप जाएं यहाँ से। आराम ने मामला खराब देखकर गुस्से से उठते हुए मद्दाखलत की और लड़के को जानने का कहा तो उनके लीडर ने उठकर उस लड़की का हाथ थामते अपने गिरफ्त में ले लिया। ज़्यादा भड़कने की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम नहीं जानते कि मेरा नाम मुराद शाह, मशहूर सियासतदान हैदर शाह का अकलौता बेटा जो अपनी पसंद हुई चीज़ कभी भी इस्तेमाल किए बिना नहीं छोड़ता। इसलिए अगर जान प्यारी है तो ज़्यादा हीरोगिरी मत करो और फ़ौरन यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। गन निकाल कर उस लड़की के सर पर रखते मुराद शाह ने पूरे जलाल के साथ चीखते हुए अपनी बात मुकम्मल की। ओहो, तो ये सियासत का गंदा खून है जो DIG के बेटों के सामने जोर मार रहा है। आरा ने बड़ी चलाकी से उसे बातों में लगाते धक्का देकर गन अपने काबू में किया और लड़की को भागने का कहा। तुमने मुझे धक्का दिया, मुराद शाह पर हाथ उठाया, तुम्हारी इतनी जुर्रत। लड़की के हाथ से जानने और अरहम के धक्का देने पर आग बगोला होते मुराद शाह उसकी जानिब बढ़ा तो जारून ने रास्ते में ही उसे दबोच लिया। मारकुटाई का सिलसिला शुरू हुआ तो सारा रेस्टोरेंट मिनटों में खाली हो गया। वो दोनों उन 6 लोगों को किसी कपड़े की मदद धोने में मसरूफ थे। तभी जारून ने अपने पीछे से आते लड़के के ऊपर मुक्का कसा जो बार बार नीचे होने पर उसकी बजाय अरहम की आंख पर लगते उसके 14 तबक रोशन कर गया। हाय अल्लाह, मैं मर गया। जारून, दुश्मन वो है मैं नहीं, कराते हुए अरहम पीछे मौजूद कुर्सी पर बैठा। सॉरी यार, गलती हो गई। कानों को हाथ लगाते जारून ने मुराद शाह को एक टांग रसीद की जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। हाथ पाई के दौरान पुलिस कब और कैसे वहां पहुंची किसी को कुछ खबर न आई, जिन्होंने आते ही मौका का जायजा लिया और जारून और अरहम समेत मुराद शाह और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार करके ले गई जो मार खाक आकर पहले ही अधमुए हो चुके थे।